अगर हम कपट के संबंध में अगर बात करें तो धारा 17 के अंतर्गत बताई गई है कपट के अंतर्गत क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। तो कपट में हम मुख्यतः 4 प्रश्नों का अगर उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक बार याद करने लेने के पश्चात अगर ये 4 प्रश्नों के माध्यम से याद रखें तो हमें बेहतर याद होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कपट की परिभाषा के अंतर्गत हम देखें कि किसके द्वारा किया जाता है कपट, किस व्यक्ति को किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले देखें तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कपट संविदा के पक्षकार या उसके अभिकर्ता या उसकी मौनानुकूलता के माध्यम से। किसको किया जाता है, तो संविदा के दूसरे पक्षकार को या उसके अभिकर्ता को किया जाता है। क्यों किया जाता है, प्रवंचना करने के आशय से किया जाता है या उसे इसलिए किया जाता है कपट कि संविदा करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। अब इसके बाद देखें कि कैसे किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है इन 5 पॉइंटों के माध्यम से कि मैनर क्या होता है कपट करने का। सबसे पहले हम बात करें तो कोई ऐसी बात बताई जाती है जो सत्य नहीं होती, जब उसके सत्य होने के बारे में हमें पता भी है कि ये सत्य बात नहीं है, फिर भी उस बात को सामने वाले को सत्य के रूप में बताया जाता है। एक फैक्ट होता है जिसके संबंध में बात बताई जाती है, उस फैक्ट का हमें ज्ञान भी होता है कि वो फैक्ट सही नहीं है, फिर भी उसे इस प्रकार से बताया जाता है कि सामने वाला उसे सही समझे। दूसरी बात बताती है कि किसी तथ्य का आपको ज्ञान या विश्वास है और विश्वास है कि वह उस तथ्य के बारे में ज्ञान या विश्वास रखते हुए उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाता है। सक्रिय की अर्थात ऐसा कोई तथ्य है जिसका आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है या विश्वास है और उस तथ्य को आपने उस तथ्य के संबंध में एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं। अब एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है, एक्टिव कंसीलमेंट की अगर हम बात करें, छिपाया जाना मात्र नहीं है, सक्रिय छिपाया जाना है। तो सक्रिय छिपाए जाने के संबंध में हम देखें तो किसी तथ्य की सत्यता को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से रोकना, वो होता है सक्रिय छिपाया जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि ए नामक एक व्यक्ति बी की जमीन पर एक कोयले की खदान पता कर लेता है कि कोयले की खदान है। बी को उस कोयले की खदान का ज्ञान नहीं है। अब बी को वो संपत्ति बेचने के लिए कम दाम पर उत्प्रेरित करता है, साथ ही इस तथ्य का ज्ञान रखते हुए कि ये उसे पता न चल जाए कि उसकी जमीन में कोयले की खदान है। अगर पता चल जाएगा तो वो सस्ते रेट पर नहीं देगा। तो ऐसा कहने का मतलब वही है कि किसी तथ्य का किसी दूसरे व्यक्ति तक उसकी सत्यता को पहुंचने से रोकना। अब हम बात करें अगली बार, तो पालन करने का आशय नहीं होता ऐसा कोई आपके द्वारा वचन दिया जाता है। तो पालन करने का आशय नहीं होता, जैसे हम जनरली किसी से पैसे ले लें और जबकि हमारा इंटेंशन है कि हम उन पैसों को कभी लौटाएंगे नहीं और उससे सामने वाले व्यक्ति से कह दें कि चलो मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा। तो ऐसा वचन जो हमने अगले महीने की बात करी है, हमारे दिमाग में पहले से ही है कि हम उसे कभी पालन नहीं करेंगे। अब इसके बाद बताएं तो प्रवंचनापूर्ण अन्य कार्य, और भी कई सारे एक्ट होते हैं जो सामने वाले को प्रवंचित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अगला एक पॉइंट होता है कि ऐसा कार्यालोप जिसे कपटपूर्ण होना विधि विशेषता घोषित करे। कोई आपका एक्ट होता है क्या या कोई ओमिशन होता है, या तो आप कार्य करेंगे तब भी कपट की श्रेणी में आएगा या उसका ओमिशन करेंगे, लोप करेंगे तब भी कपट की श्रेणी में आएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण टीपीए की धारा 55 के अंतर्गत मिलता है, जहां हमें क्रेता विक्रेता के संबंध में बताया गया है कि विक्रेता जब अपनी जमीन किसी व्यक्ति को बेचता है, जो समव्यवहार उन दोनों के बीच में होते हैं क्रेता विक्रेता के मध्य, तो एक दूसरे की लाइबिलिटीज होती हैं कि अगर जमीन में कोई त्रुटि है तो वो बताए उस खरीदने वाले को। तो जमीन में कोई ऐसी बात है जो खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को नहीं पता, जैसे कोयले वाली खदान, आपको पता था तो आपको बताना चाहिए था। अगर आप नहीं बताते तो विधि ने इसे कपटपूर्ण घोषित कर रखा है धारा 55 के अंतर्गत।
अब अगर हम बात करें इसके स्पष्टीकरण की, स्पष्टीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण है एक हिसाब से, कि मौन रहना कब कपट माना जाएगा। क्योंकि सामान्य दृष्टि के अंतर्गत मौन रहना, सामान्य नियम के अंतर्गत मौन रहना कपट नहीं माना जाता, परंतु जब परिस्थितियां ऐसी हों कि आपका ड्यूटी हो जाती है या कर्तव्य हो जाता है कि आपको बोलना चाहिए, या जहां आपका मौन रहना ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बोल दिया, तो जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो आपका मौन रहना कपट के समान माना जाता है। अब इसके संबंध में कुछ बातें भी हैं जिनमें हमेशा आपको बोलने की ड्यूटीज होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ सद्भाव पर आधारित संविधाएं होती हैं। सद्भाव पर आधारित संविधाएं कैसी? जैसे न्यायालय ने कहा है कि बीमा की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें बीमा कंपनी को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और आप अगर नहीं बताएंगे तो आपके द्वारा जो मौन रहना है वो कपट की श्रेणी में आता है। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सद्भाव पर आधारित संविधाएं। दूसरी बात करें कि जहां पक्षकारों के मध्य फिड्यूसरी रिलेशंस हैं या वैश्वासिक संबंध है, तो वहां पर आपको उस तथ्य की सत्यता के बारे में बताना ही बताना है। अगर आप उसे नहीं बताते तो ये कपट की श्रेणी में आएगा। तीसरी बात करें कि कथन में परिवर्तन की सूचना। कथन में परिवर्तन की सूचना कैसे? तो कथन में परिवर्तन की सूचना अर्थात जब आपने जो बात कही थी वह उन परिस्थितियों में तो सही थी, परंतु बाद में कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण आपका उस समय कहा गया कथन आज वर्तमान परिस्थिति में असत्य हो जाता है। तो जो असत्य हो गया परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण आपको उस तथ्य की सूचना सामने वाले को देना आवश्यक है। अगर आप नहीं देते तो ये कपट की श्रेणी में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्ध सत्य बताना, आधा सत्य बताना। आधा सत्य बताना कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी परिस्थितियां है जहां आपको बोलने का बिल्कुल ड्यूटीज नहीं थी कि आप बोलें, पर फिर भी आप बोले, और बोले तो ऐसा बोले कि पूरी बात तो नहीं बताई पर आधी बात बताई आपने। तो जो अर्ध सत्य बताया, जबकि आपकी ड्यूटीज ही नहीं थी कि आप बोलें, पर बोलते हुए भी आपने पूरी बात ना बता के सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये कपट माना जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट और है कि जहां लॉ स्पेशल रूप से रिक्वायर करता है कि आपको बोलना आवश्यक ही है, विधि ने विशेष रूप से अपेक्षित कर रखा है आपसे कि आपको बोलना ही पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप नहीं बोलते हैं तब भी वो कपट की श्रेणी में आएगा। तो ये थी कुछ कपट के संबंध में बातें। इसके संबंध में एक डेरी वर्सेस पिग का मामला है, सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो हमें अक्सर पूछा भी जाता है। अब इसके बाद अपवाद भी है। एक अपवाद ये है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां सत्य जानने के अगर व्यक्ति के पास साधन उपलब्ध हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मौन रहना कपट की श्रेणी में नहीं आता। जैसे इस पर सबसे एक अच्छा मामला है श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण मामला है। या दूसरा अपवाद की बात करूं तो जानते हुए आपने संविदा कर ली। जानते हुए कैसे? कि आपको पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर आपने उसे फिर भी जानते हुए सामने वाले से अगर कांटेक्ट कर लेते हैं। या तीसरी बात करूं, जब पूर्व की स्थिति में लाना संभव ही नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति पर भी संविदा शून्यकरणी नहीं मानी जाएगी। और अंतिम बात करूं तो सद्भाविक क्रेता। तो सद्भाविक क्रेता जो होता है उसके संबंध में भी ये अपवाद की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ अपवाद थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके अंतर्गत अगर आप नहीं बोलते तो मौन रहना कपट माना जाएगा। और कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां अगर आप सत्य जानने के आपके पास साधन थे और आप उस ड्यूटीज को, उस ऑब्लिगेशन को या उस अपनी तत्परता को नहीं दिखाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मौन रहना कपट नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात करें दुर्व्यपदेशन के संबंध में, तो दुर्व्यपदेशन भी कपट के लगभग समान ही, पर थोड़ी सी परिस्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित होती हैं। दुर्व्यपदेशन के अंतर्गत एक ऐसा तथ्य बताया जाता है जो सत्य तो नहीं होता है, कोई ऐसी बात बताई जाती है जो सत्य नहीं होती, पर जो बता रहा होता है वो व्यक्ति उस बात के सत्य होने का विश्वास करता है कि शायद ये सत्य हो। जैसे अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि इस जहाज पर 300 या 400 बोरे माल जाता है, या 300 या 400
जो भी है परिस्थितियां मान ले जाती है, जबकि वास्तविकता में वो 200 या कम लेके जाती है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि वो इतना मान लेके जाती है। या किसी और विषय के बारे में बात करूं कि ये इतने का है, जबकि वास्तविकता में वो कुछ और है, पर मुझे ऐसी जानकारी है कि वो चीज़ उतने रुपए की है, या जो भी परिस्थितियां हैं। तो अर्थात कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि एक ऐसी बात करते हैं जिसके संबंध में आप अपनी स्वयं की जानकारी से समर्थित नहीं होते कि सत्य है या नहीं है, पर आप उसका विश्वास करते हैं कि वह सत्य होना चाहिए। अब दूसरी बात करूं तो एक ऐसा कर्तव्य भंग, आपकी ड्यूटीज जो होती है उसे आप भंग कर देते हैं। और भंग कैसा करते हैं? प्रवंचना करने के आशय से। जिससे होता क्या है, आपको थोड़ा सा फायदा हो जाता है, या आपसे जो अधिकार का दावा करेगा पश्चात में उसे फायदा हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ भूल हो जाती है, या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके संबंध में ये है कि कर्तव्य भंग करना प्रवंचना के आशय के बिना होना चाहिए, और जिसे करने वाले व्यक्ति को कुछ फायदा हो, या उसके पश्चात में कोई व्यक्ति दावा करता हो तो उसे कोई फायदा होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट एक पॉइंट है कि करार के पक्षकार ऐसी किसी बात के बारे में भूल कराते हैं जो करार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस पर सबसे अच्छा मामला अगर हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का देखें तो आशा कुरैशी वर्सेस अशफाक कुरैशी 2002 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ये मामला सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि एक महिला जो पूर्व से विवाहित थी, विवाहित होने के पश्चात वो विधवा हो गई, और विधवा होने के पश्चात पुनर्विवाह करती है। अब पुनर्विवाह जब करती है तो वो अपने पूर्व का जो विवाहित तथ्य था, और उसके बाद वो विधवा होने के पश्चात जो बाद में विवाह करती है, तो पूर्व की परिस्थितियों को बताती नहीं है। तो न्यायालय ने कहा था कि ये तीसरा पॉइंट के अंतर्गत करार की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी जिसके संबंध में आपने भूल कराई, तो ये दुर्व्यवदेशन की श्रेणी में आता है। अब दुर्व्यवदेशन और कपट में थोड़ा सा फर्क है। दुर्व्यवदेशन के अंतर्गत आप क्षतिपूर्ति का भी दावा नहीं कर सकते हैं, पर कपट जहाँ किया जाता है वहाँ आप क्षतिपूर्ति का भी दावा कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दुर्व्यवदेशन एक ऐसा तत्व है जिसमें व्यक्ति जानते हुए कोई कपट नहीं करता, पर अनजाने में उसका आशय नहीं होता, फिर कपट हो जाता है। तो ये थी अपनी कपट और दुर्व्यवदेशन के संबंध की परिस्थितियाँ। अब हम देखेंगे 19 और 19A के अंतर्गत इस चारों परिस्थितियों का प्रभाव क्या होता है, संविदा पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन सब के संबंध में बात करेंगे।